15 मार्च 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था। उसमें जो क्लास 1 to 5 का क्वेश्चन पेपर है उसको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको आप पूरा ज़रूर देखिए। और देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4.0 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्राइमरी टीचर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम 15 मार्च 2024 को लिया गया था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसी का यह क्वेश्चन पेपर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको आप पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि पार्ट 2 में जनरल स्टडीज़ होता है, और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 31 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न है, यानी कि 31 नंबर है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। और देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी जो है ना, अब प्रश्न रिपीट कर रहा है। आप 17वीं बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कि टीचर एग्जाम से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ये वाला प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया था 17वीं बीपीएससी में, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख करके जाइए, और पूरा मैं आपको कवर भी करवा रहा हूँ। चलिए देखिए, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, तो पटना कॉलेज 1863 में स्थापित हुआ था। अच्छा, पटना वुमेंस कॉलेज कब स्थापित हुआ था, तो 1940 में हुआ था। ये भी मैंने आपको कवर कराया हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि इनमें से वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे। देखिएगा, इनमें से वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक, समाचार पत्र वंदे मातरम गीत तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, बट यहाँ पर वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक पूछा गया है। देखिए, वंदे मातरम कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। कहाँ से प्रकाशित होता था, तो कलकत्ता से, जिसके फाउंडर बिपिन चंद्र पाल थे, और फ्रेंड्स इसके संपादक श्री अरविंदो थे। तो यहाँ पर देखिए, श्री अरविंद घोष हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। फाउंडर इसके बिपिन चंद्र पाल थे, और इसका संपादन श्री अरविंदो ने, यानी कि अरविंद घोष ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था। अब देखिए, आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में। किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। अच्छा, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो घनश्याम दास बिड़ला थे, और इसके सेक्रेटरी कौन थे, तो अमृतलाल ठक्कर थे। ठीक है, अमृतलाल ठक्कर इसके सेक्रेटरी थे, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट घनश्याम दास बिड़ला थे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, तो ये आपका अगस्त 1942 की घटना है, अगस्त 1942 की। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके सामने, अगस्त 1942 की। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन कब हुआ था, तो देखिए बेबल जो था गवर्नर जनरल बना था 1943 में, ठीक है ना। और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये हुआ था मार्च 1942 में, मार्च 1942 में। तो आप देख सकते हैं कौन सी घटना इसमें से सबसे पहले हुई है, तो क्रिप्स मिशन का आगमन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से, देखिए पूरा प्रश्न पढ़िएगा। क्या प्रश्न है कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी, क्या एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से देखिए, ऊपर से जितने भी मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये डायरेक्टली पिछली बार मैंने इसकी तैयारी करवाई हुई थी, और यहाँ पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लॉर्ड डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अच्छा, एक कर्जन का भी स्टेटमेंट है, लॉर्ड कर्जन का, जिसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट क्या था कि मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा यानी कि प्रबल इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करूं, ठीक है ना। ये कर्जन का स्टेटमेंट है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए
उसके बाद देखिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी। अच्छा, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना मैंने आपको बताया था, यह घटना 30 अप्रैल 1908 की है। डेट सहित सब कुछ आप याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 की है। इसमें देखिए प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और इसमें खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी, तो ये भी डेट आप याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। क्लियर। चलिए, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अच्छा, यहाँ पर देखिए अहरार आंदोलन, अहरार आंदोलन से जो संबंधित व्यक्तित्व थे उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा मौलाना मजहरुल हक का नाम, ठीक है ना, मौलाना मजहरुल हक का नाम। उसके बाद मौलाना जफ़र अली खान, यहाँ पर देखिए मौलाना जफ़र अली खान, मौलाना मजहरुल हक, दो नाम मैंने बता दिए। मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान का नाम याद रखिएगा, मजहरुल हक का नाम याद रखिएगा, मौलाना जफ़र अली का नाम याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली का और हसन इमाम का भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑलरेडी, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव इनके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिद्धू कान्हू दिया गया है, ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है। लेकिन कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो याद रखिएगा बुधो भगत, जोआ भगत, मादरा महतो और जिंदराय मानकी, ठीक है ना, जिंदराय मानकी। ये नाम चार याद रखिएगा, बुधो भगत, जोआ भगत, मादरा महतो, जिंदराय मानकी, जिंदराय मानकी, मानकी, ये नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। अब देखिए ये तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे, इनका देहांत पूछा गया है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाइएगा तो आसानी से इनका जो देहांत का वर्ष है 1858 आप करेक्ट टिक कर लीजिएगा। लेकिन अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए तो ये भी आप याद रखिएगा 1777 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह स्टेटमेंट बाबू कुंवर सिंह जी का है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे है, तो ये आप जानते हैं, ये कौन था, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। जो अंग्रेज हैं भारत को छोड़ देंगे जून 1948 तक। क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कब किया था, तो क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, तो ये किया गया था सन 1912 ईस्वी में। तो 1912 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण, यहाँ पर देखिए मेन रीजन पूछा गया है, तो सबसे मुख्य कारण की हम बात करते हैं क्योंकि प्रश्न में भी मुख्य कारण शब्द लगा हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण जो था ये क्रिप्स मिशन की विफलता थी, क्रिप्स मिशन की असफलता, आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मुख्य कारण शब्द लगा हुआ है, इसीलिए क्रिप्स मिशन की असफलता भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का सबसे मुख्य कारण रहा था। क्लियर ना। चलिए बाकी देख सकते हैं ऑप्शन आप। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अगला प्रश्न क्या हमारा है कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति के द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था। तो देखिए हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति के द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। तो यह ड्राफ्टिंग कमेटी था, प्रारूप समिति था, इसी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, प्रारूप समिति के द्वारा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 14 सितंबर के दिन जो है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो 14 सितंबर भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि और आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे। ऑप्शन डी तो आपको पता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई भी आपको पता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन मेन ऑप्शन आपको दिख रहा है।
निम्नलिखित में से किस समिति का उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। अच्छा, दल बदल के बारे में आपको याद होगा, दल बदल विरोधी कानून को 1985 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है शामिल किया गया था। ठीक है, और ये चौहान समिति थी। कौन सी समिति? चौहान समिति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौहान समिति। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दिया था। सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा इनमें से किसने दिया था, बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका, सब लोग आंसर कमेंट करिए। बताइए फ्रेंड्स कि इनमें से किसने जो है आपका जो सामुदायिक कार्यक्रम था उसको मौन क्रांति की संज्ञा दिया हुआ है। ठीक है ना, किसने जो है इसको साइलेंट रिवॉल्यूशन की संज्ञा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देख सकते हैं ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू का नाम भी दिया गया है। थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा तब पूरा आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि देखिए बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई परियोजना, तो बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई परियोजना को 2008 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2008 में। चलिए उसके बाद देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही 49 नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज क्या होती है, ब्रॉड गेज की। तो ब्रॉड गेज की अगर मीटर में बात करते हैं तो 1676 मीटर होती है, सॉरी मीटर में 1.676 मीटर होती है, 1.676 मीटर। लेकिन एमएम यहाँ पर दिया गया है तो एमएम में हो जाएगा 1676 मीटर और ये मीटर में होता है 1.676 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। जो ध्वनि का मापन की इकाई है तो फ्रेंड्स इसको डेसिबल कहा जाता है, आप भी जानते हैं। तो देखिए वोल्ट नहीं होगा, एम्पियर नहीं, एम्पियर तो विद्युत धारा का होगा, वाट जो है ये पावर का होगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ई में दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था। तो देखिए संसद भवन को कब समर्पित किया गया था, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा छोटा करूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो नया संसद भवन को जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा डेडिकेट कब किया गया था कंट्री को, देश को, तो याद रखिएगा 28 मई 2023 को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर कि भारत का जो चंद्रयान 3 है मून मिशन चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था। तो चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, पूरा ऑप्शन देख लीजिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये उतरा था कब, याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को। चलिए उसके बाद क्या है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वह देश को बनाता है। तो जो हमारा अनुच्छेद 1 है यह क्या बनाता है, तो ये बनाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि एक संघ हो जाएगा, राज्यों का संघ, आपने पढ़ा भी है तो एक संघ हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी नींव किसने रखी थी। अच्छा, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है ना, राजा जॉर्ज पंचम आए थे, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया था और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था। पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली, तो ये जॉर्ज पंचम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है, जो मोटो है क्या है। भारत में जो हुआ था उसका मोटो पूछा गया, तो भारत में हुआ था वसुधैव कुटुंबकम था, लेकिन अब जो है इस साल 24 वाला ब्राज़ील में हुआ, ब्राज़ील में। अच्छा, ब्राज़ील वाला अगर मोटो आपसे पूछ लिया जाए तब, तो ब्राज़ील वाला भी मोटो आप याद रखिएगा, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड। यहाँ मैं लिखने का प्रयास करूँगा, थोड़ा सा धैर्य से देखिए, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड, या मैं अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, ये मोटो रहा है ब्राज़ील वाला, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा। हाँ, 58 नंबर क्या है कि भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है। पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, आपको दिख भी रहा है, बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया गया है, मतलब बहुत गैप करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गैप है, तो ये पूरा स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको भी पता है ये 2000 रुपये के नोट के पीछे, अच्छा 50 रुपये के नोट के पीछे आपको पता है हम्पी का चित्र है।
हम्पी का चित्र है, 50 रुपये का नया नोट जो है हम्पी का चित्र है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता यहाँ पर देखिए सिस्मोग्राफ दिया गया है, वायु दाब बैरोमीटर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो वायु में पहले आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑक्सीजन का 21% यहाँ पर दे भी रखा है। ठीक है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है, कौन सी परत है बताइए, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, किस में, तो समताप मंडल में। ठीक है ना, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, तो पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, तो देखिए पर्यावरण को खतरा किससे है, हो सकता है ये प्रश्न उल्टा मतलब आगे भी घुमा के पूछा जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा इसका आंसर। क्लाइमेट चेंज से भी खतरा है, पॉल्यूशन से भी खतरा है, प्रदूषण से, डिफॉरेस्टेशन से भी खतरा है, और पॉपुलेशन ग्रोथ से भी खतरा है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ दे रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 62 के बाद आप यहाँ पर 63, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो ये अफ्रीका में है सहारा, और ये गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के तट पर प्रयागराज है, इलाहाबाद है, ठीक है, पटना भी है। क्लियर, चलिए देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, ऊर्जा का गैर परंपरागत, तो देखिए गैर परंपरागत में क्या क्या आ जाएगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर तो जियोथर्मल दिया गया है और बायोगैस भी दिया गया है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, एक से अधिक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि जनसंख्या घट जाएगी यदि, थोड़ा सा दिमाग लगा करके ऑप्शन पढ़िए, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो जाएगा, ठीक है, और मृत्यु दर अधिक हो जाएगा। जन्म दर कम हो जाएगा, मृत्यु दर अधिक हो जाएगा, तो जनसंख्या घट जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है, पीलिया रोग जो है किस प्रकार के प्रदूषण से फैलता है, तो फ्रेंड्स ये फैलता है किससे, तो यहाँ पर देखिए जल राइट आंसर हो जाएगा, पॉल्यूटेड वाटर से। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, भारत में जैव विविधता का, तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट ऑप्शन में दिया भी गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें से पूछा गया है कि बीओडी, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि, बीओडी बताइए, बीओडी का अगर फुल फॉर्म आपसे अंग्रेजी में पूछ लिया जाए तब क्या आप जवाब दीजिएगा, डायरेक्टली हो सकता है बीओडी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी में इसको बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। देखिए उसकी उच्च मात्रा जो है सबसे पहले तो ये इंगित करती है कि पानी बहुत प्रदूषित है, पानी क्या है, बहुत प्रदूषित है। और दूसरा रीजन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो देखिए अभी इस तरह से देखा जाए तो सबसे एप्रोप्रिएट इसका आंसर तो ऑप्शन ए ही है, बट ये भी कहीं ना कहीं इसका आंसर हो सकता है, इसीलिए मेरा मानना है कि इसका आंसर 1 से अधिक होना चाहिए। अब चूंकि इसका तो ऑफिशियल आंसर के आया नहीं था, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी अपनी राय बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है, हेपेटाइटिस ए जो है ये किस प्रकार की बीमारी है, तो देखिए फ्रेंड्स हेपेटाइटिस जो है ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है, दूषित भोजन यानी कि भोजन संदूषण और जल उत्पन्न बीमारी, 1 से अधिक यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेवल जो होता है ये रिड्यूस हो जाता है इसके कारण, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें से प्रदूषण जनित विकार है, हिंदी में इसको प्रदूषण जनित और अंग्रेजी में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉल्यूटेंट रिलेटेड डिसऑर्डर। अब देखिए पॉल्यूटेंट रिलेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लोरोसिस भी हो जाएगा, फ्लोरोसिस ये फ्लोरीन से होता है, ठीक है ना, तो जो भी माइनिंग वगैरह होता है या और भी आपके रिफाइनिंग वगैरह होता है उसमें फ्लोरोसिस, फ्लोरीन से मतलब ये फ्लोरोसिस भी होगा। और एक आपका यहाँ पर सिलोकोसिस भी होता है, सिलोकोसिस,
सिलोकोसिस भी होता है, सिलोकोसिस भी होता है, और यहाँ पर देखिएगा न्यूमोकोनियोसिस भी होगा। तो यहाँ भी एक से अधिक इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए ये एक से अधिक इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाल भित्ति जो है कहाँ पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो प्रवाल भित्ति जो आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, तो अंडमान निकोबार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न के निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। अच्छा, धारा की पहचान पूछा गया है, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, धारा की पहचान पूछा गया है। तो धारा की पहचान होगी गैल्वेनोमीटर से। किससे होगी फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर से होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पूछा गया है कि कौन सा इसमें से डिटेक्ट करता है करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो डिटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, यानी कि वातावरणीय अपवर्तन के कारण। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए पोर्सिलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग केवल जो आपका जीके साइंस करंट का क्वेश्चन जो था, जो आज के दृश्य में करंट भी आपके हेल्पफुल है, उसी को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पोर्सिलिन उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमेशा वास्तविक होता है, बिल्कुल ये गलत है। हमेशा आभासी भी होता है, ये भी गलत है। वास्तविक आभासी दोनों होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। एम्फोटेरिक, ठीक है ना, एम्फोटेरिक, यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक अणु में, तो यहाँ पर जल हो जाएगा। एसेटिक एसिड नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा, एसेटिक एसिड नहीं होगा, ठीक है ना। एसेटिक एसिड यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर अगर एमिनो एसिड रहता, एमिनो एसिड, तो ये एम्फोटेरिक प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, एमिनो एसिड, लेकिन यहाँ पर जल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा कि लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है, बताइए। लुईस की अवधारणा जो है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोनिक एसिड, ठीक है ना, एसिड एंड बेस और प्रोटोनिक एसिड, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिए उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उत्क्रम, तो फ्रेंड्स ये आपका हाइड्रोलिसिस है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिसिस दिया गया है, ठीक है। चलिए न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात किया जा रहा है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो, सबसे पहले आप सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के एग्जांपल कुछ याद रखिएगा। देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं यानी कि द्वितीयक प्रदूषक, ये आपका ओजोन हो जाएगा, O3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका पैन्स होता है, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपके होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और यहाँ पर देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये HF जो होता है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो डीएनए का कौन सा भाग जो है प्रोटीन की सूचना देता है, तो ये जीन है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी ह्यूमन में पहुंचती है, मनुष्य में पहुंचती है, तो इसे क्या कहते हैं। अगर कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पशुजन्य बीमारी। उसको हम लोग बोलते हैं पशुजन्य बीमारी, जूनोटिक डिजीज उसको बोला जाता है अंग्रेजी में, जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज बोला जाता है, ठीक है, पशुजन्य बीमारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक है। अजीवीय कारक नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। अजीवीय कारक यानी कि अंग्रेजी में अजीवीय कारक यानी कि एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर इसमें से कौन सा नहीं है, अजीवीय। तो देखिए बायोटिक फैक्टर में क्या होते हैं, जितने भी बायोटिक फैक्टर में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपके बायोटिक होते हैं। यहाँ पर पूछेगा अजीवीय, तो जंतु जो है ये बायोटिक होता है, अबायोटिक नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। प्रायः किस पर पाया जाता है, प्रायः शब्द लगा हुआ है ना, बताइएगा।
यूजुअली, अंग्रेजी में इसको यूजुअली बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये पत्तियों पर, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो है ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होता है, ठीक है। ठीक है, आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई यानी कि यूनिट मात्रक चुनिए। तो देखिए जो आपका आपेक्षिक घनत्व है, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी, ये यूनिट लेस होता है, मात्रक विहीन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखते हैं तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम क्या है, तो इसका नाम सब्लिमेशन है, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन का यहाँ पर देखिए उत्सादन दिया गया है हिंदी में, अंग्रेजी वाले में आप देखेंगे तो ये सब्लिमेशन ऑप्शन होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। धातु यहाँ मेटल पूछा गया है, तो मेटल तो आपका पारा ही है, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है कब तक। तो ये बढ़ाकर कर दिया है अटल भूजल योजना की समयावधि को 2027 तक। चलिए उसके बाद देखिएगा किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है। तो कौन सा जो है भारतीय प्रौद्योगिकी यानी कि आईआईटी है, कौन सा आईआईटी है, तो ये कौन सा आईआईटी है, तो फ्रेंड्स ये आईआईटी मद्रास है और इसने जो है तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोला है। तंजानिया के जंजीबार में, जंजीबार, तंजानिया के जंजीबार में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है खीर भवानी मेला का, तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है ये इंदिरा गांधी नहर है, आपको भी पता है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा, 177 क्या कह रहा है कि 177 की नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन सा है। तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है ये आपके पीके श्रीवास्तव हैं। अभी एक बार आप इसको चेक करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा हेनले रिपोर्ट दिया गया है, अब 2023 वाला आपको ध्यान नहीं रखना है, क्लियर। चलिए नया रिपोर्ट पढ़ करके जाइएगा। मल्लिका साराभाई संबंधित हैं, तो ये क्लासिकल आपके डांसर हैं, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है। फ्री लैंड कैंप, ठीक है ना, तो ये ब्राजील करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की स्थापना कब हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब एग्जाम हुआ था तब, और डायरेक्टली पूछ भी लिया गया, 1997 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देखिए भारत के एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया गया है। संघीय प्रणाली, संसदीय अगर पूछता ना तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, बट संघीय जो है ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है। अच्छा लोकसभा के लिए 25 वर्ष, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। 2023 वाला करंट अफेयर द एलिफेंट विस्पर्स, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा 134 नंबर कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 14 हैं, और लोकसभा अगर पूछता तो लोकसभा के 2 सीटें हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, हाँ 2023 में ऑस्कर वाला द एलिफेंट विस्पर्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल 17 में है, अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। बृहद ग्रह इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। तो मंगल नहीं है, शनि, बृहस्पति ये आपकी बृहद ग्रह के अंतर्गत आते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा, और सेम क्वेश्चन इसी तरह का 17वीं बीपीएससी में रिपीट कर दिया गया। रोहतास में धान और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लीची का मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है। गन्ना का, शुगर केन का अगर बात करते हैं तो पश्चिम चंपारण में होता है। दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना जिला में होता है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का वर्ष है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना, तो फ्रेंड्स ये हुआ था कब, 1767 में। कब हुआ था, 1767 में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मत्स्य कृषि सूचक है।
मत्स्य कृषि। अब देखिए ये मत्स्य कृषि जो है ना, ये सूचक किसका है? तो फ्रेंड्स मत्स्य कृषि जो है ये पॉसिबिलिज्म का सूचक है। पॉसिबिलिज्म यानी कि संभववाद का सूचक है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है क्या? फेल्सनमीर कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको फेल्सनमीर कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो लैंडशाफ्ट विचारधारा जो है ये जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है। तो जर्मन स्कूल, ये ज्योग्राफी का एक नया क्वेश्चन आपको मिल गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? ये सेम क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ऑप्शन में मकालू दिया गया था और मैकाल दिया गया था, तो यहाँ पर मैकाल श्रेणी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है कृषि योग्य है? तो लगभग 50%, लगभग में पूछा गया है, और लगभग 49 पॉइंट समथिंग जो है ये आपका कृषि योग्य है, लगभग 50%। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। तो पर्यावरण प्रदूषण ने जो है किसको जन्म दिया है? नवनियतिवाद को जन्म दिया। नवनियतिवाद, ठीक है ना, नवनियतिवाद, इसको आप याद रखिएगा, नवनियतिवाद। अच्छा, नवनियतिवाद को अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा ये भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है डायरेक्टली अंग्रेजी में आपसे पूछ ले, नवनियतिवाद को क्या बोला जाएगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, नवनियतिवाद को बोला जाएगा नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है ना, नियो डिटर्मिनिज्म। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मैंने बताया था कि धान और गेहूं का रोहतास में। चलिए पटना में दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भ्रंश स्कार्प होता है, तो भ्रंश स्कार्प जो होता है ये टेक्टोनिक होता है। भ्रंश स्कार्प क्या होता है? टेक्टोनिक यानी कि विवर्तनिक होता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्टोनिक बोलेंगे, टेक्टोनिक। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि शुगर केन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन सी। पूरा 150 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है ना, जीके साइंस वाला, करंट वाला। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।